इंश्योर कर रहा हूं यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा। क्या सर? जी हाँ, फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। इस सेशन में सिखाऊंगा भी दो तरह के ऑफ कोर्स ओपिनियंस जो कि ऑडिटर देगा, किस बारे में, अपनी फाइंडिंग्स के बारे में जो उसने ऑडिट में करी हैं, जो उसको पता लगा है, क्या वो मॉडिफाइड ओपिनियन देने वाला है या अनमॉडिफाइड ओपिनियन देने वाला है, उसके बारे में इस सेशन में डिटेल में डिस्कस करूंगा। याद रखेगा, फिर कह दूं इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर इसका मतलब जो अब तक पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है? अरे भाई वो भी इंपॉर्टेंट है यार, लेकिन अगर हम इसको यहां पर अगर मैं कहूं, मुझे अगर मार्किंग करनी है कि कौन सा क्वेश्चन यहां से इस चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कंपनी सेक्रेटरीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में, तो फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन से बनता है। याद रखिएगा सेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिस मत करना, पूरा देखना, जल्दबाजी में मत देखना, नहीं तो ऊपर से सब कुछ जाता है, फिर बाद में तुम मेरे को क्वेश्चन पूछते हो सर इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। तो ध्यान से देखो, सीखो। ऑलराइट, एंड नए स्टूडेंट्स अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस कंटिन्यू आपको पता लगती रहे। ऑलराइट, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, लाइक बटन को दबाना मत भूलना, ताकि ये प्रमोट क्या करेगा, YouTube प्रमोट करेगा इसे आगे। प्रमोट का मतलब पैसा नहीं दे रहा है, प्रमोट का मतलब है CS स्टूडेंट्स तक पहुंचाएगा। ऑलराइट, मैं फिर बता दूं, एंड क्लासेस अगर सारी चाहिए ऑफ कोर्स एना के 9 के व्हाट्सएप पे अपना रिक्वेस्ट भेजिएगा, वहां पर आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे क्लासेस मिल जाएंगी। मॉड्यूल सेकंड की सारी क्लासेस यहां अवेलेबल नहीं है, बट बहुत सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यहां मैं जरूर कवर करता हूं और YouTube पे भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और ध्यान से सीखेंगे। देखिए जब हम बात कर रहे हैं ऑडिटर ओपिनियन, जी हाँ, फॉर्मिंग ऑफ ऑडिटर ओपिनियन, ऑडिटर अपना ओपिनियन ड्रॉ करेगा। कैसे करेगा भाई, कैसे कर लेगा? अरे ऑडिट एविडेंसेस को एग्जामिन करने के बाद, क्या ऑडिट एविडेंसेस को एग्जामिन करने के बाद। सर ये ऑडिट एविडेंसेस क्या होते हैं? बताया था पहले वाला क्लास में। ऑडिट एविडेंसेस क्या होते हैं? जो भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स, याद रखिएगा, पर्टिकुलर ऑडिट को, जो भी ऑडिट वो कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल लिया सेक्रेटरी ऑडिट कर रहा है भाई, वो तो अगर सेक्रेटरी ऑडिट करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स की नेसेसिटी है वो उसे जब मिल जाएंगे और उसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन ड्रॉ करेगा। तो क्या कह रहे हैं? ऑडिट ओपिनियन के लिए ऑडिट एविडेंस का होना। ऑडिट एविडेंस का मतलब इंफॉर्मेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए। क्या क्या इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अभी सेशन में आगे समझते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर क्या ये वाला कॉन्सेप्ट भी यही कह रहा है कि मैंडेटरी? ऑफ कोर्स यार, 1 अप्रैल 2021 से बता दिया है मैंने तुमको, मैंडेटरी है। मतलब अगर आप PCS हैं और ये ऑफ कोर्स फ्यूचर में बन जाएंगे, तो आप लोगों को याद रखिएगा इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्या है, हमने 2 सीख चुके हैं, थोड़ा हम सीखे जा रहे हैं, उसके बाद एक और रह जाएगा लास्ट वन। लेकिन इस सेशन के अंदर टारगेट रहेगा, याद रखिएगा, कंपनी सेक्रेटरीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स 3 विच टॉक अबाउट फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन। आइए सीखते हैं। स्कोप की बात करें जाए तो ऑफ कोर्स अगर ऑडिटर ऑडिट एंगेजमेंट कर रहा है, लेटर ऑफ कोर्स उस एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया है, देन उसको फॉलो करने पड़ेंगे। ये स्कोप की बात कर रहा है। ऑलराइट, एंड इफेक्टिव डेट मैंने बताया था 1 अप्रैल 2021 से है। ऑब्जेक्टिव क्या है, आइए देखते हैं इसको। Objective of standard is enable to auditor to lay down the basis and manner for evaluation of the conclusion drawn from the audit evidence, obtain and express opinion through the written report. रिटर्न रिपोर्ट सर किस में जाएगा? MR3 याद होगा, याद कर लेना इनको अच्छे से, मेरे साथ बोल के याद कर लीजिएगा। MR3 प्रैक्टिकल फॉर्मेट इसी सेशन में दिखाऊंगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? कंक्लूजन ड्रॉ करना है जी, क्योंकि ओपिनियन का मतलब क्या? फाइनली मेरी फाइंडिंग्स ये रही हैं, मैंने अपने क्लाइंट के ऑडिट करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स जो आपके ऑडिट में आपको हेल्प करेगा इस बात को कंक्लूड करने में कि कंपनी कंप्लायंसेस कर रहा है या नॉन कंप्लायंसेस कर रहा है, ठीक है। या कंपनी जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो इंफॉर्मेशन फॉल्स है, इनकरेक्ट है, मिसलीडिंग है, व्हाटएवर, वो हम सब देखेंगे फाइंडिंग्स के बाद में, ठीक है सर। तो कहता है डेफिनेशंस की बात करें। सो पहला यहां पे इन्होंने बोला ऑडिट एविडेंस इस पर ऑफ कोर्स हमने जो पहले पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो पहला वाला क्लास जरूर देख लेना। ऑलराइट, सो ऑडिट एविडेंस का मतलब यहां पे सिंपल फॉर्म में चाहो तो यहां पे लिख लो, कोई भी जो इंफॉर्मेशन आपको नेसेसरी है प्लस डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है भाई? मिस स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट जो फॉल्स है, इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट है, मिसलीडिंग है,
वो क्या हो गया? मिस स्टेटमेंट सर। मतलब जैसे आप ज्यूम करके देखिएगा, कहीं आपने देखा ट्रांजैक्शन तो हुआ है, ट्रांजैक्शन में अप्रूवल भी हुआ है, पर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट है, और आपकी फाइंडिंग्स कह रही है कि इसमें अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड था तो उसने क्यों डिस्क्लोजर नहीं दिया, और दिया है तो टाइमली क्यों नहीं दिया, या फिर कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कंपनी के डिटेल्स में क्या प्रोवाइड है कि कंपनी ना रनिंग, कंपनी क्या चला रहा है, कंपनी मान लीजिएगा ए यूनिट, बी यूनिट, सी यूनिट्स अपनी अपनी अलग उन्होंने बना रखी है, वो रन कर रहा है, और उनमें से किसी एक यूनिट के ऊपर पता लगा सिविल सूट फाइल किया हुआ है ड्यू टू नॉन कंप्लायंसेस ऑफ यू नो व्हाट, या कमिट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट, कोई लॉ ऑफ टॉर्ट की वजह से कोई सूट फाइल किया हुआ है, पर उसका डिस्क्लोजर नहीं दे रहा है वो, क्योंकि हमारा बेइज्जती हो जाएगा। मतलब कहने का यहां पर क्या है, किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम क्या कह रहे हैं, मिस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है आपको? कोई भी इंफॉर्मेशन, बोलो मेरे साथ में, एनी इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग, मिसरिप्रेजेंटेशन, ओमिट्स और सप्रेशन ऑफ अ मटेरियल फैक्ट, सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। कोई भी इंफॉर्मेशन कैसी हो सकती है? फॉल्स, मिसलीडिंग, इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट हो सकती है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, ओमिट्स या सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, छुपा रहे हो जानबूझ के मटेरियल फैक्ट्स को, ठीक है। सर मटेरियल फैक्ट्स कैसे होता है? जर्नली है ना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के केसेस में ऐसा होता है। यू नो व्हाट, ऐसा समझिएगा कि आप जानते हैं कि जिस पार्टी से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो रिलेटेड पार्टी है, बट यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग द रियल फैक्ट ऑफ सच पार्टी, आप बता ही नहीं रहे हैं, गड़बड़ है, बात पकड़ मारा है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी इज द थ्रेशोल्ड अबव व्हिच मिसिंग और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इज कंसीडर्ड टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द डिसीजन मेकिंग ऑफ ऑडिटर। मेटेरियलिटी जैसे सपोज कीजिएगा, ध्यान सुनिएगा इस बात को, जब अच्छा हर एक इंफॉर्मेशन मटेरियल इंफॉर्मेशन होगा, इट इज नॉट नेसेसरी, डिपेंड्स ऑन कि उस इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट क्या होगा। जैसे एक बार हम मान के चलते हैं कंपनी में ना फ्रॉड हुआ है, ठीक है, कंपनी में फ्रॉड हुआ है, ये बात मैनेजमेंट को नॉलेज में है, ठीक है, बट मैनेजमेंट ने इस इंफॉर्मेशन को शेयर होल्डर्स के सामने भी डिस्क्लोज नहीं किया है। बोला शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज करेंगे हमारे प्राण पी जाएंगे, जान खा जाएंगे, पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जिट मार जाएंगे, पता नहीं क्या कर सकते हैं। तो ये क्या है इसका? भैया फ्रॉड हुआ है, कंपनी में एम्बेजलमेंट हुआ है, कंपनी में किसी चीज के नॉन कंप्लायंसेस हैं, कंपनी का मैनेजमेंट घपलाबाजी कर रहा है, और ये फैक्ट अगर किसके नॉलेज में नहीं है, शेयर होल्डर्स के, तो ये तो भैया उनका इन्वेस्टमेंट को डिस्टर्ब कर देगा, ये तो गलत कर रहे हो। तो यहां पर देख रहे हैं ना, ये इंफॉर्मेशन कैसी है कि मटेरियल इंफॉर्मेशन, इसका इंपैक्ट कंपनी पे और उनके शेयर होल्डर्स पे जाएगा। तो इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा हमको कि कौन सा इंफॉर्मेशन वो मटेरियल है, ठीक है, और वो अल्टीमेटली ऑडिटर की जो उसका ओपिनियन है उसको इंपैक्ट करेगा। इंफॉर्मेशन कंसीडर एज अ मटेरियल इफ इट्स ओमिशन और मिस स्टेटमेंट कुड इन्फ्लुएंस द ओपिनियन ऑफ ऑडिटर। बात पकड़ में आया? अच्छा, अब ऑडिटर के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब समझो ध्यान से, आप भाई ऑडिटर जो है वो अपना कोई भी, जब भी ध्यान सुनना, जब भी कोई ओपिनियन ड्रॉ करता है, तो जैसे मैंने अभी कहा, ही विल कंसीडर ऑडिट एविडेंस। बोला ठीक है सर, ऑडिट एविडेंस को देखेंगे, ऑडिट एविडेंस के बाद बेसिस पे ही वो अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। अब एक बात मान के चलिएगा, कोई इंफॉर्मेशन या कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स अगर ऑडिटर को अवेलेबल ही नहीं हो रहा है, तो वो अपना ओपिनियन कैसे ड्रॉ करेगा? और ओपिनियन ड्रॉ और कहता है कि सर अगर ठीक है, सपोज करो, बोला अगर यहां पर हमें ऑडिटर को डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं है, मान लीजिएगा कोई पर्टिकुलर अप्रूवल, सर्टिफाइड अप्रूवल का कॉपी उसको दिया ही नहीं जा रहा है, अवेलेबल ही नहीं है, और वो अगर वो कह देता है कि नहीं देयर इज अ कंप्लायंस विद द लॉ, गड़बड़ हो जाएगा। बात पकड़ मारा है? तो ध्यान सुनिएगा, यहां पर मेटेरियलिटी कैसे टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, डिपेंड कि उसका इंपैक्ट क्या होगा, और उससे ऑडिटर के ओपिनियन जो ड्रॉ करेगा, क्योंकि याद रखना ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है इस बात पे कि वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करे, और जो उसकी फाइंडिंग्स हैं, एक्चुअल और फैक्चुअल फाइंडिंग्स हैं, उन्हीं को वो ऑफकोर्स अपनी रिपोर्ट में डिफाइन करे। क्लियर हो रहा है? अब आपको पता लगा, एक ऑडिट एविडेंस मतलब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल था नहीं, इंफॉर्मेशन अवेलेबल था नहीं, और आपने कंपनी का बढ़ाइया कर दिया रिपोर्ट में लिख के, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अभी याद रखना, अभी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज आएंगी, अभी तो सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा है। अभी को रिकॉर्ड्स क्या होंगे?
अब जनरली रिकॉर्ड्स क्या होंगे? मेमोरेंडम हो गया, कंपनी का आर्टिकल है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, मेरे साथ बोलो, मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स हैं, कंपनी का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, या मिनट्स हैं, रिटर्न्स हैं, या हमारे क्या होंगे? फॉर्म्स, इंडेक्स, रजिस्टर्स, बुक्स, पेपर इंक्लूडिंग बुक ऑफ अकाउंट्स, डीड्स, वाउचर्स, ये सब आपको गो थ्रू करना होगा। याद रखिएगा, गो थ्रू करना होगा मतलब जब आप ऑडिट कंडक्ट करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे। मेमोरेंडम क्यों देखेंगे भैया? वी शुड अंडरस्टैंड यू नो व्हाट द ऑल इंपॉर्टेंट क्लॉजेस इन द मेमोरेंडम, पता होना चाहिए ना कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। आप जैसे सपोज करो, एक बार ध्यान सुनो, कंपनी के मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्टिव क्लॉज लिखा है उसके अल्लाह को कंपनी कुछ और ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कंपनी का शेयर होल्डर भी उसको अप्रूव कर रहा है। बोला सर ये तो सारे के सारे अल्ट्रावर्स एक्ट परफॉर्म किए हुए हैं आपने, पकड़ में आ रहा है बात। तो मेमोरेंडम से हम कंपनी की पावर्स को कंसीडर करते हैं, आर्टिकल से हम उसके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंसीडर करते हैं, बायलॉज ऑफ कोर्स जो कैसे कंपनी चलाया जा रहा है उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। मिनट्स क्योंकि एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है किसी भी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स का। वापस सुनना, किसी भी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स, मीटिंग वो शेयर होल्डर्स की हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हो, ऐसे केसेस में मिनट्स एक कंक्लूसिव एविडेंस है। अब सोच के देखो, मिनट्स में किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की अप्रूवल करी गई है, अप्रूव किया गया और मिनट्स में वो बात लिखा हुआ है। ऑफकोर्स किसी मीटिंग के अंदर, वापस सुनना, किसी मीटिंग के अंदर चाहे वो जनरल मीटिंग हो, उसमें मान लीजिएगा एक बार के लिए अप्रूवल दिया गया बाय पासिंग एसआर, बोला ठीक है, अब ये मिनट्स में नोट कर दिया गया। एसआर पास होने के बाद आप जानते हैं कि इन सर्टेन केसेस, सब में नहीं लेकिन कुछ केसेस में ऐसा कहा गया है कि साफ साफ कि आपको वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन विद इन ईयर कर लेना चाहिए। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, आपने कहा कि भैया आप अपनी बायबैक कर रही है कंपनी, आपने उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है। नाउ वी हैव टू ऑर्गेनाइज द बायबैक विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब ये मिनट्स बुक में जो आपने सारा फैक्ट्स लिखा हुआ है ना, ये कंक्लूजन एविडेंस है। तो क्या ऐसा किया है कंपनी ने? इस बात को इंश्योर करना है तो मिनट्स बुक आप चेक करेंगे, रिटर्न्स हैं, फॉर्म्स हैं, इंडेक्स रजिस्टर्स हैं, बुक्स, पेपर्स, और ये सबका सब आपके फाइनली आपकी ऑडिट ओपिनियन में हेल्प करेगा। बात पकड़ में आ रहा है? ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बेसिस पर, जिनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप अपना मतलब ऑडिटर अपना ओपिनियन ड्रॉ करता है। ठीक है, एग्रीमेंट्स हैं, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग्स हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन बाय द ऑडिटी इधर फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिकली, एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशन कंपनी का थर्ड पार्टी के साथ कोई भी एक्सचेंज हुआ है वो भी हम सब चेक करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये हम सारे के सारे हमारे क्या गए? रिकॉर्ड्स। अब क्वेश्चन आता है थर्ड पार्टी का खेल है। जनरली थर्ड पार्टी है कौन भाई? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, थर्ड पार्टी है कौन? देखो एक बात समझो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका इंटरैक्शन समझ रहे हैं ना, इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन, ठीक है, या हम बोलेंगे डील्स या कम्युनिकेट करना, कई सारे लोगों के साथ होता है। अब वो कौन कौन हो सकते हैं इंटरैक्शन? उसके कस्टमर्स हैं, उसके सप्लायर्स हैं, ठीक है, या अगर हम देखेंगे प्रोफेशनल्स हैं, अदर प्रोफेशनल्स हैं, अदर प्रोफेशनल में लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पीसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, कंपनी के लॉयर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सब के सब जब हम यहाँ पर मान लीजिएगा, जब पीसीएस प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, हमारा ऑडिटर, सेक्रेटरी ऑडिटर ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं, सो ये सब के सब लोग, हम लोग क्या देखेगा? थर्ड पार्टी हो गया हमारे लिए, थर्ड पार्टी। अब ध्यान सुनना, थर्ड पार्टी वो भी इंसान है। ध्यान सुनना, थर्ड पार्टी क्या कह रहा हूं? थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पे क्या है, किस सेंस से कह रहे हैं कि कस्टमर है, सप्लायर है, अदर प्रोफेशनल्स है, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्रेटरियल ऑडिट। बात पकड़ना, मुझे ये असाइनमेंट दिया गया है ऑडिट करने का, मैं ऑडिट कंडक्ट कर रहा हूं, बट जब मैं थर्ड पार्टी से ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, वैसे यूजुअली आप नहीं कर सकते हैं अनलेस अनटिल कंपनी आपको अलाउड करे। लेकिन जनरली क्या होता है, ध्यान सुनना मेरी बात को, जब हम थर्ड पार्टी के साथ में कंपनी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो पहला तो ये क्लियर होना चाहिए कि थर्ड पार्टी है कौन। तो कंपनी के जैसे कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, अदर प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, हम उनकी यहाँ पर ओपिनियन भी कंसिडर करते हैं। कैसे? अभी बताता हूं, पहले इस बात को समझते हैं। देखो, थर्ड पार्टी मींस एनी पर्सन हु डज नॉट हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद ऑडिट। अब कस्टमर थोड़ी ना ऑडिट करने आ रहा है, मेरी कंपनी, मान लो अज्यूम करो एक बार के लिए, अज्यूम करते हैं एक बार के लिए, हमारी कंपनी ए लिमिटेड, ठीक है,
बिजनेस टू बिजनेस डील करती है। आई होप समझते होंगे आप लोग बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब जो बेचने वाला है वो भी मैन्युफैक्चरर, और जो खरीदने वाला है वो भी बिजनेस कर रहा है, वो भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। उसका पर्सनल कंजम्पशन नहीं है। जैसे कार मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तो एक कंपनी ए लिमिटेड जो है ना वो कार के लिए सीट्स बनाती है, कार के लिए टायर्स बनाती है, अज्यूम कर देंगे, ठीक है। फिर सी लिमिटेड एक कंपनी है, सी लिमिटेड कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, सी लिमिटेड क्या करी, कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो ए लिमिटेड अपनी उस कार के लिए सीट्स और टायर्स बनाती है, जो सेल करती है किसको, सी लिमिटेड को। फिर सी लिमिटेड कार मैन्युफैक्चर करके आगे लोगों को बेचती है। तो यहां पर जो ए लिमिटेड और सी लिमिटेड है, दोनों बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप पर हैं। अब अगर देखा जाए ए लिमिटेड के लिए उसका कस्टमर कौन हो गया, सी लिमिटेड। मत पकड़ मारा है क्या, सी लिमिटेड, आई होप वापस समझाता हूं, ध्यान सुनना। एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। उस कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जी हाँ, कार बनानी है तो भैया सीट्स भी चाहिए, टायर चाहिए, इंजन चाहिए। तो हम अज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए एक ए लिमिटेड कंपनी है जो कार की सीट्स टायर्स बनाती है और वो सेल करती है अपने सीट्स और कार को सी लिमिटेड को। सी लिमिटेड क्या कर रही है, कार मैन्युफैक्चर करती है और लोगों को मार्केट में सेल करती है। तो यहां पर ए लिमिटेड और सी लिमिटेड में बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप हो गई। अब ध्यान सुनना, जब हम यहां पर सेक्रेटल ऑडिट कर रहे होंगे तो क्या यहां पर समझो, हमने जैसे ऑडिट कर रहे हैं, हम वहां पर अज्यूम करते हैं हमारे लिए ए लिमिटेड की हम सेक्रेटल ऑडिट कर रहे हैं, ए लिमिटेड की हम सेक्रेटल ऑडिट कर रहे हैं, तो क्या सी लिमिटेड इसकी सेक्रेटल ऑडिट का कोई हिस्सा बनेगी, नहीं ना सर, डायरेक्टली तो नहीं है, बात पकड़ में आ रहा है। लेकिन इसका बहुत बड़ा कस्टमर है, इसको सेल करता है, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करता है, कहीं ये रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, सारी एस्पेक्ट्स देखनी होंगी। तो बात पकड़ में आ रहा है, डायरेक्ट रोल नहीं होता है किसका, थर्ड पार्टी का, but whose inputs or opinion might influence the audit conclusion and includes an expert. Of course, experts की भी आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। थर्ड पार्टी में समझ में आ रहा है, ठीक है सर। थर्ड पार्टी में हमने देखा भी जनरली कौन कौन हो सकता है, कस्टमर्स है कंपनी का, सप्लायर्स है, प्रोफेशनल्स हैं एंड एक्सपर्ट्स भी। चलिए नाउ प्रोसेस फॉर फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अभी बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आगे धीरे धीरे, यहां से और भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा। Auditor shall consider the modality while forming an opinion related to, देखो चार चीजों बेस्ड है, बोलो मेरे साथ में, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, बोलो पहला ए प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस बोलेगा प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, दूसरा बोलेगा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा बोलेगा प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइननेस, प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइननेस एंड कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस। चार। जब हम यहां पर याद रखिएगा बात करेंगे क्या, ऑडिटर ओपिनियन की, हाईलाइट कर रहे हैं अच्छे से। तो हम यहां पर चार प्रिंसिपल्स हैं, देयर आर फोर प्रिंसिपल्स। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइननेस एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी चेक प्रोसेस हम बोल रहे हैं। बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब चेक ही करना होता है, ठीक है। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है कि भैया आपका ऑडिट ओपिनियन जो आप ड्रॉ कर रहे हैं इज बेस्ड ऑन और रिलेवेंट ऑडिट एविडेंसेस। क्या सर, जो ऑडिट ओपिनियन ऑडिटर ड्रॉ कर रहा है इट बेस्ड ऑन कंप्लीटली ऑल रिलेटेड ऑडिट एविडेंसेस, बेस्ड ऑन ऑल रिलेवेंट ऑडिट एविडेंसेस। ऑडिट एविडेंसेस क्या होता है भैया, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स ना। आओ देखो, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस कहता है रिक्वायर्स दैट ऑडिटर टू कंसीडर ऑल रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस बिफोर इशूइंग अ रिपोर्ट। ऐसा नहीं है, मैंने अभी बताया था, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल अगर बिना समझे तुमने ओपिनियन ड्रॉ कर दिया और तुमने डिफाइन कर दिया, नहीं, वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट वी हैव ऑल रिलेवेंट ऑडिट एविडेंसेस। पकड़ मारा है, बात पकड़ मारा है, कोई इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन को बताइएगा कि हाँ यहाँ पे कंप्लायंसेस हुआ है, नॉन कंप्लायंसेस है। बात पकड़ मारा है। दूसरा प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यहां पर क्या है, ध्यान सुनना, जो प्रोफेशनल जजमेंट स्पेक्टिज्म की अगर बात की जाए वो एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब मैं इन्फ्लुएंस नहीं हूं, जो है सो है मैं मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। कहीं डाउट है तो मैं उसको स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं। देखो, ऑडिटर अप्लाई प्रोफेशनल ऑब्जेक्ट एंड स्पेक्टिज्म इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट ऑल रिपोर्ट्स आर फैक्चुअली करेक्ट एंड दैट फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन आर प्रेजेंटेड इन रिलेवेंट एंड एप्रोप्रिएट मैनर। बात पकड़ मारा है। ऑब्जेक्टिविटी, ईमानदारी के साथ बता रहे हैं, प्रोफेशनल जजमेंट है, ऐसा नहीं कि मेरे मामा के बेटे का कर रहा हूं ऑडिट तो मैं गड़बड़ करूंगा, नहीं है। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिविटी फॉलो कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब बोलो ना क्या होता है, प्रोफेशनल जजमेंट एंड स्पेक्टिज्म इन ऑर्डर टू इंश्योर व्हाट
कि जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो मैं अपना ओपिनियन ड्रॉ कर रहा हूं ये फैक्चुअली करेक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। टाइमलाइननेस दे देंगे 4-5 दिन, जब मन करेगा दे देंगे ऑडिट रिपोर्ट, अरे नहीं रे ड्यू टाइम के अंदर देना है। द कंप्लीट टाइमलाइननेस का मतलब है प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट इन ड्यू टाइम एंड कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब है जहां पर हम लोग क्या करते हैं उसको एक तरीके से एक्यूरेसी को टेस्ट किया जाता है। एक्यूरेसी को टेस्ट करने का तरीका क्या है, क्रॉस चेक करके भी। जैसे कंपनी के एम्प्लॉइज या कंपनी के डायरेक्टर्स मैनेजमेंट के साथ भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, एम्प्लॉइज चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द कंसर्न पर्संस। जैसे भी यहाँ पे चेक करने का तरीका क्या है, कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ में आप मीटिंग कीजिएगा, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कीजिएगा, थर्ड पार्टी के साथ डिस्कस कीजिएगा, ताकि ना यहाँ पर जो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस का मतलब है जहां पर आप एक्चुअल फैक्ट्स को कंसीडर करने के लिए आप क्या कर सकें, चेक कर सके कि ऐसा हुआ भी है नहीं हुआ है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देते चलो आओ, कंपनी के अंदर विजिल मैकेनिज्म तो है बट उसका कोई फायदा तो होता ही नहीं है। पकड़ में आ रहा है? विजिल मैकेनिज्म तो है कि हाँ कंपनी में गड़बड़ हो रहा है, एम्प्लॉय जा सकता है, बता सकता है कंपनी में ऑडिट कमेटी के चेयरमैन को कि हाँ कंपनी ऐसा गड़बड़ करता है, लेकिन कोई जाता नहीं है। ऑडिट कमेटी का चेयरमैन खुद भी आलसी है, मतलब ही डजंट टेक एक्शन। तो ऐसे केसेस में क्या देखिएगा, हमें चेक करना होगा। ठीक है, 4 बात पकड़ में आया। प्रिंसिपल ऑफ, बोलो मेरे साथ में, इंपॉर्टेंट इसलिए याद करवा रहा हूं, ऊपर इसलिए ज्यादा नहीं बोले थे बार बार क्योंकि वो चीजें हैं ठीक है समझनी थी, देख लिया हमने, यहाँ याद करना एग्जाम में लिखना है। सो प्रिंसिपल ऑफ, बोलो ना पहला, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। सेकंड, कंप्लीटनेस का मतलब है जो हमारी ओपिनियन है इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑल रिलेवेंट ऑडिट एविडेंसेस। बात पकड़ में आया? प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस का मतलब रिलेवेंट ऑडिट एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड है ओपिनियन। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, जो ये इंश्योर करें कि प्रोफेशनल जजमेंट रिस्पेक्टिज्म आप फॉलो करेंगे ताकि आप इंश्योर करें कि जो भी इंफॉर्मेशन जहां है वो फैक्चुअली करेक्ट है। थर्ड क्या हमने डिस्कस किया, टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब प्रिपेयर द रिपोर्ट विद इन ड्यू टाइम। एंड फोर्थ वन इज बोलेगा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस। कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं हम लोग, चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स। क्लियर? चलिए, judgment and clarification, conflict of implementation, interpretations. Auditor may consider various judgments, clarifications, opinion, conflicting interpretation while framing opinion to the best of his professional acumen. Prudence and practices. Prudence practices का मतलब सिंपल सा है, जैसी ऑडिट रिपोर्ट बनाने की प्रैक्टिसेस कंटिन्यू चली आ रही हैं उसी के अकॉर्डिंग ही वो यहाँ पे रिपोर्ट को फ्रेम करेगा, बताएगा। चाहे वो फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट करने का एक पैटर्न या सेट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बताना कि बहुत पुरानी प्रैक्टिस है उसको भी फॉलो कर सकता है। देखो, ऑडिटर शैल अडहेयर टू जनरली एक्सेप्टेड प्रेसिडेंस एंड प्रैक्टिसेस इन रिलेशन टू द फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन मे बी अवेलेबल फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑडिट। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मतलब जैसे मैंने अभी कहा कि फाइनेंशियल ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया, उसके बाद में वो अपनी रिपोर्ट का बता रहा है कि किस तरह से किस पैटर्न में किस फॉर्मेट में से कैसे बताया जाएगा, किन हिसाब से बताया जाएगा, किन एस्पेक्ट्स को पहले लिया जाएगा फिर किस एस्पेक्ट लिया जाएगा। इसी तरीके से यहां पर ये भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड अगेन आई एम टेलिंग यू, किसी पर्टिकुलर लॉ में या रेगुलेशंस में स्पेसिफिकली अगर कोई प्रेसिडेंस या प्रैक्टिसेस बताई हुई है, ठीक है, प्रेसिडेंस अगर प्रैक्टिसेस बताई हुई है तो उससे फिर हम उसी को फॉलो करेंगे अगर लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया तो। थर्ड पार्टी रिपोर्ट और ओपिनियन, थर्ड पार्टी जैसे मैंने वापस बताया आपको भी, हम देखो पहली बात जर्नली एक रियलिटी बता रहा हूं। रियलिटी क्या कह रहा हूं, ऑडिटर डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकता थर्ड पार्टी से इन नंबर ऑफ केसेस अनलेस अंटिल ही इज परमिटेड बाय द मैनेजमेंट। तो ऐसे केसेस में क्या करें, थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन ही ले सकते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब कौन हो सकता है, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हाँ प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं। सो क्या हम इनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं? नहीं, ध्यान सुनना, कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, या तो परमिटेड हो तो आप उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई आपका सप्लायर है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी ने किया है, ठीक है, और जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं, ध्यान सुनना, जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं, सेक्रेटरी ऑडिट कर रहे हैं, उसके सप्लायर के साथ आप मीटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, आपको परमिटेड है, मतलब आपको जिस कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं उस कंपनी ने परमिट किया है, आप ठीक है, आप सप्लायर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में ले सकते हैं। अगर अलाउड नहीं है, परमिटेड अब नहीं है, यहां कोई लिमिटेशंस लगाई हुई हैं, इस केस में आप कंपनी के मतलब आपका क्लाइंट ऑडिटी जिसके आप ऑडिट कर रहे हैं उसको, उसके मैनेजमेंट को आप बोलेंगे कि आई नीड दिस इंफॉर्मेशन, और फिर वो इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी से आपके लिए कलेक्ट करके देंगे। बात पकड़ में आ रहा है?
वो इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे थर्ड पार्टी ओपिनियन की जब बात करते हैं, ऑडिटर शैल एडहेयर टू द फॉलोइंग व्हाइल फॉर्मिंग एन ओपिनियन बेस्ड ऑन थर्ड पार्टी रिपोर्ट और ओपिनियंस। ऑडिटर शैल इंडिकेट द फैक्ट ऑफ यूज ऑफ थर्ड पार्टी रिपोर्ट। सबसे पहले बताएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ध्यान सुनना मेरी बात को, कि सर कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर की फाइंडिंग्स क्या रही हैं, वो भी यहाँ कंसिडर कर सकता है। या कोई फ्रॉड हुआ है, मान लीजिए फ्रॉड के अंदर कंपनी के फ्रॉड में फाइनेंशियल, समझो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने फाइंडिंग्स अपनी लिखी हैं, उस फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग भी याद रखिएगा, वो यहाँ पर देखिएगा कि भाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर की फाइंडिंग्स क्या थी, उसे कंसिडर करेगा। ठीक है, उसका ओपिनियन क्या था। कई बार सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, बता लिखा आपने ABC 3 सप्लायर्स के नाम लिखे हुए अपने रिकॉर्ड्स में, बट कंपनी यहाँ पर याद रखिएगा जो डील कर रहा है उसमें से A एंड B जो है वो एग्जैक्टली एग्जिस्ट करते ही नहीं है, तो आपने जबरदस्ती दिखा रखा है सप्लायर्स, नंबर ऑफ सप्लायर्स दिखा रखे हैं। ठीक है, या किसी ट्रांजेक्शन जिसको आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन इवन इन सर्टेन केसेस आपने रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंसेस किए हुए हैं लेकिन आपने हाइड किए हुए हैं। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हम यहाँ पर सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, फैक्ट्स ऑफ द यूज ऑफ द रिपोर्ट। मतलब पहला आपको बताना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट में कि थर्ड पार्टी के ओपिनियन का रीजन क्या था, आपने उसकी इंफॉर्मेशन, वो उससे इंफॉर्मेशन किस बेसिस पे ली है, क्यों ली है। मतलब देखो यहाँ पर है, ऑल्सो रिकॉर्डर सर्कमस्टांसेस नेसेसिटिंग द यूज ऑफ थर्ड पार्टी रिपोर्ट। बात पकड़ में आ रहा है, क्या कहना चाह रहा हूं कि आपने पहली बात आपने क्यों इस्तेमाल करना है, द फैक्ट ऑफ यूज ऑफ थर्ड पार्टी ओपिनियन एंड इट्स नेसेसिटी। शॉर्ट में याद करना चाहते हो, याद कर सकते हो, द फैक्ट ऑफ यूजिंग द थर्ड पार्टी ओपिनियन एंड इट्स नेसेसिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, indicate the fact if third party report opinion is provided by the auditee। of course अगर वो थर्ड पार्टी की रिपोर्ट या ओपिनियन ऑडिटी दे रहा है, क्योंकि कई बार जैसे मैंने कहा अभी आपको डायरेक्टली आपको अवेलेबल नहीं होती है थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन, तो अब मैनेजमेंट को कहेंगे, मैनेजमेंट वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो अगर जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है वो, क्योंकि आपको थर्ड पार्टी ने नहीं दी डायरेक्ट, वो किसने मिला है आपको, ऑडिटी से, तो फिर आप ये मेंशन करेंगे फैक्ट को कि दिस इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय फ्रॉम द ऑडिटी। और किसने दी है ये, थर्ड पार्टी ने ऑडिटी को। Audit shall consider important findings and observation of third party and if necessary and feasible carry out the supplement test है। of course पता लगा गड़बड़ चल रहा है तो हम बोला इसके पास अगर ऑडिटर है ना सप्लीमेंट, मतलब जो यहाँ थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको वो अपने बेसिस पे भी वेरीफाई कर सकता है। क्लियर एकदम। चलिए अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, फिर बता दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ओपिनियन, देयर आर 2 टाइप ऑफ ओपिनियन, वैसे तो 4 तारीख है लेकिन हम यहाँ पे 2 पढ़ा रहे हैं अभी। तो अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड ओपिनियन। तो ना अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब है कंपनी कंप्लायंसेस किया हुआ एप्लीकेबल लॉज के साथ में, कंपनी याद रखिएगा कोई घपलाबाजी नहीं किया हुआ है ना, फ्री कंपनी जो मिस स्टेटमेंट नहीं दिया है, कोई भी ऐसी जो लॉ में बताई गई रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब के साथ उन्होंने कंपनी ने फॉलो किया है। तो हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन, बोलो ना, अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है कि कंपनी ने याद रखिएगा एप्लीकेबल लॉज रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किया है। याद कितना देखो, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंसेस। ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंसेस ऑडिटर कंक्लूड्स दैट due compliance with applicable laws in terms of timelines and processes। due compliance with the applicable laws in terms of what timelines and processes। बोला ठीक है, पहला काम compliances के हुए हैं। दूसरा, records as relevant for the audit verified by him as a whole free from the misstatement and maintained in accordance with the applicable laws। जैसे जिस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा मेंटेन करने के लिए लॉ में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग उसको मेंटेन किया गया है। अब वो कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकता है जो आपके मिनट्स बुक मेंटेन करने से हो, बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने से रिलेटेड हो, या कंपनी के ROM मेंटेन करने से हो। बात पकड़ में आ रहा है। तो यहां पर कह रहा है कि जो भी पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंपाइल विद द एप्लीकेबल लॉज अकॉर्डिंग टू विद इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइंस एंड प्रोसेस। दूसरा, जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं कंपनी के पास वो फ्री फ्रॉम द मिस स्टेटमेंट्स हैं, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, एंड मेंटेन एज पर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। इसी का उल्टा कर देंगे। अब चलो आओ, मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है, घपलाबाजी किया हुआ है, मिस स्टेटमेंट भरा हुआ है, एप्लीकेबल नॉन कंप्लायंसेस किया हुआ है, नॉन कंप्लायंसेस चल रहा है, जबकि मतलब समझ रहे हो ना, मॉडिफाइड ओपिनियन इतनी खतरनाक रिपोर्ट हो जाती है कि बैंड बजाती है कंपनी की। देखो, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस मॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन ऑडिटर कंक्लूड्स दैट based on audit evidence obtained there is a non compliance with applicable laws। पहला याद करो, वैसे सिंपली वैसे याद हो जाएगा, देखना, ऑडिट एविडेंस obtained record as a whole are not free from misstatement। दो उल्टा करना है नहीं, ठीक है।
and not maintain according to applicable laws, unable to obtain sufficient and appropriate evidence। बोला हमको you know what चांस सुनना। अब बेचारा ऑडिटर मैनेजमेंट को अपॉइंटिंग अथॉरिटी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि वी नीड दिस इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए। आपने मान लीजिएगा बोर्ड मीटिंग में आपने मिनट्स में लिखा हुआ है कि बीआर पास किया गया, ठीक है। अब ये जो बीआर पास किया गया है, बोला बीआर पास जो क्या है उसका हमको कॉपी चाहिए, ठीक है। अब कंपनी में उस बोर्ड मीटिंग में कितना डायरेक्टर लोग प्रेजेंट था उसका अटेंडेंस रजिस्टर हमको चाहिए इंश्योर करने के लिए। कहीं हमको देखना पड़ेगा ना, पता लगा मान के चलो कंपनी के एक्सपेंसेस में दिखा रखा है मिस्टर ए आउट ऑफ इंडिया था, ठीक है, कंपनी के काम से बाहर गए हुए थे, और कंपनी ने बोर्ड मीटिंग किया है ना, फिजिकली बोर्ड मीटिंग किया है जिसमें मिस्टर ए प्रेजेंट दिखाए हुए हैं। अरे होता है, रियलिटी में बता रहे हैं सब चीजें कि मिस्टर ए प्रेजेंट दिखाए हुए हैं, और ऑन दैट डेट वो पता लगा वो एक ट्रांजैक्शन अप्रूव कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कंपनी के बेसिस पर आउट ऑफ इंडिया, और इंडिया में मीटिंग हुआ, बोर्ड का मीटिंग हुआ, उसके अंदर मिस्टर ए प्रेजेंट है। कपलाबाजी समझ में आ रहा है। तो ऐसे केसेस में वो इंफॉर्मेशन आप दीजिए, हमको एक्यूरेट कीजिएगा, ठीक है। एनीवेज आगे देखते हैं। नॉन कंप्लायंसेस नहीं है यार, नॉन कंप्लायंसेस with the applicable laws in terms of timelines and processes, unable to obtain sufficient and appropriate evidence to conclude the report, courts are of course वो सेम रिपीट कर रहा है। अब मॉडिफाइड ओपिनियन की जब बात होगी याद रखिएगा, मतलब यहाँ पे क्या, नॉन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज, नॉन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज विद इन द टाइम एंड यू नो व्हाट प्रोसेसेस। यहाँ बोलेंगे जो स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं वो कैसे हैं, दे आर नॉट फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट एंड नॉट मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द लॉज। लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर टॉपिक इज लिमिटेशंस। अब देखो मैं बता दूं पहले यार, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन, 4 प्रिंसिपल यहाँ पे जो हमने याद किए ये इंपॉर्टेंट है। मॉडिफाइड फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन जो तो देखा हुआ अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड, एंड दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ लिमिटेशंस की अगर बात करते हैं, देखो ध्यान सुनना, लिमिटेशंस का मतलब है कि आप स्कोप ऑफ ऑडिट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो। सर मतलब अब समझो यार, पीसीएस भाई जो है वो कह रहा है किसको, मैनेजमेंट को, और कब कह रहा है, आफ्टर, मेरे साथ याद कर लेना वर्ड्स को, ठीक है, आफ्टर एक्सेप्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट, आफ्टर एक्सेप्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट, आफ्टर एक्सेप्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट। प्रैक्टिस कंपनी सेक्रेटरी जो कि आपका सेक्रेटरी ऑडिटर है, उसने मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट के साथ समझना मेरी बात को ध्यान से, मैनेजमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा है। कब कर रहा है, आफ्टर एक्सेप्टिंग। मैनेजमेंट क्या कर रहा है, लिमिटेशंस इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन को वो अवेलेबल नहीं करा पा रहा है या नहीं कर रहा मैनेजमेंट, या फिर सेक्रेटरी ऑडिटर को थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन चाहिए था। ध्यान सुनना, थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन चाहिए था, तो थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन के लिए उसने कंपनी के, जी हाँ, मैनेजमेंट को, कंपनी मतलब हमारा क्लाइंट का जो क्लाइंट है उसके मैनेजमेंट को, मतलब कंपनी बोल रहा हूं ना, ठीक है, उसको रिक्वेस्ट किया कि थर्ड पार्टी से वो इंफॉर्मेशन ले और फिर उसको प्रोवाइड करे, बट नहीं प्रोवाइड की जा रही है। या फिर मैनेजमेंट ने ऐसे डिसीजन इंपोज किए हैं जिसे बोल रहे हैं लिमिटेशंस ना यहाँ पर, कि ऑडिटर कैन नॉट कॉन्टैक्ट विद द कंपनीज क्लाइंट, कंपनी क्लाइंट से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। तो ये क्या आ रहा है, आप उसके स्कोप ऑफ ऑडिट पे लिमिटेशंस लगा रहे हैं। बात पकड़ में आ रहा है, देखो आओ, इफ आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑडिट एंगेजमेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी इंपोज अ लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट which in opinion of the auditor is likely to result in need to express a modified opinion। बोला क्या कह रहा हूं, अगर तुम ये इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो फाइनली मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा। अब जिससे मैंने भी कहा ना कि कॉन्ट्रैक्ट्स तो किए हैं आपने थर्ड पार्टी के साथ, मान लीजिएगा कंपनी के एक सप्लायर के साथ में कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है जी। अब कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म एंड कंडीशन है वो अनफेवरेबल है, मतलब अनफेवरेबल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पर्सपेक्टिव से नहीं, एज पर द एप्लीकेबल लॉज नहीं है, ठीक है। जैसे मान के चलिएगा जिस कंट्री के साथ हमारा सप्लायर है उस कंट्री के साथ हमारा ट्रेड हमें मना किया गया है एज पर द लॉ, कि भैया फॉर एग्जांपल चाइना के साथ बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है।
अब कंपनी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन भी किया हुआ है और वो एग्जिस्टेंस में भी है और वो एग्जीक्यूट भी हो रहा है, इंप्लीमेंट भी हो रहा है। ऐसे केस में अब दिक्कत यह है कि भैया कंपनी तो मना कर रहा है कि नहीं है, बट हम इसकी बात को इंश्योर करने के लिए हम कह रहे हैं भैया ठीक है हमको आप डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, बट वो इंफॉर्मेशन अगर हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही है तो लिमिटेशंस अराइज हो रही हैं। इसके बेसिस पे अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी देन आई हैव टू गिव व्हाट, आई हैव टू गिव मॉडिफाइड ओपिनियन। बात पकड़ में आया? तो पहला क्या करें, आफ्टर एक्सेप्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट, अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या कर रहा है, इंपोज करता लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या ऑडिटर ने क्या देना है अपना फिर मॉडिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेम ओपिनियन, ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट द ऑडिट अपॉइंटिंग अथॉरिटी रिमूव द लिमिटेशंस। फिर लास्ट में क्या कहेगा भैया, रिक्वेस्ट करेगा पहले ऑडिटर कि आप ये लिमिटेशंस रिमूव करें, हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करें, अदरवाइज आई हैव टू गिव व्हाट, मॉडिफाइड ओपिनियन। सेकंड है, if appointing authority refuses or fails to remove the limitation, auditor shall communicate the matter to the management and determine whether it is possible to perform the alternative procedure to obtain the sufficient appropriate audit evidence. In certain cases, suppose अब अगर मान लीजिएगा एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिएगा आपको परमिटेड है, अब आरओसी के साथ में आप जानते हैं, मान लीजिएगा आपके चार्जेस कंपनी ने जो भी अपने एसेट्स पे जो भी चार्जेस क्रिएट किए हुए हैं वो उसके पास आपके पास अवेलेबल है, आपके चार्जेस की डिटेल्स, मतलब कंपनी के एसेट्स पे जो चार्जेस क्रिएट किए हुए हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन आरओसी के पास अवेलेबल है। तो कंपनी के अगर मैनेजमेंट वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है, तो ऑडिटर क्या कर रहा है, चार्जेस की डिटेल्स निकालने के लिए आरओसी को, ऑफकोर्स आरओसी के थ्रू वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। अगर वो मैटर अवेलेबल है तो याद रखिएगा ऑडिटर फिर वो इंफॉर्मेशन कहां से अवेलेबल कलेक्ट कर सकता है, आरओसी से भी। तो पहला मैंने क्या कहा, अगर मान लीजिएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस को लेकर कोई इंफॉर्मेशन है जो मैनेजमेंट ने आपको प्रोवाइड नहीं करी है, इस केस में आपके पास आप देखेंगे अल्टरनेट क्या है। अल्टरनेट ये है कि वो इंफॉर्मेशन आरओसी के डोमेन में अवेलेबल है, अगर आरओसी पास अवेलेबल है, इन दैट केस वो आरओसी से भी कलेक्ट कर सकता है। अगर कोई अल्टरनेट प्रोसीजर है, अल्टरनेट प्रोसीजर भी नहीं है, इंफॉर्मेशन मिल भी नहीं रहा है एंड वो इंफॉर्मेशन मटेरियल इंफॉर्मेशन है, तो ऐसे केसेस में फिर वो मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकेगा। फर्दर देखते हैं, if auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, auditor shall determine the implication as follow. Auditor concludes that possible effects of unavailable audit evidence could be non-material and of course, and auditor shall modify the opinion. वो लिख देगा साहब कि ये क्या है, नॉन मटेरियल है, ठीक है, आप लिख के बता दीजिएगा कि नॉन मटेरियल है या मटेरियल है, एंड ही विल मॉडिफाई द ओपिनियन। मॉडिफाई का मतलब साफ साफ है, वो लिख देगा कि यू नॉट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, वी आर अनेबल टू कंक्लूड आवर ओपिनियन ऑन वी आर नॉट कंक्लूड, वी कैन नॉट कंक्लूड आवर ओपिनियन ओवर पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। या फिर इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ अनअवेलेबल ऑडिट एविडेंस could be material, the auditor shall express the disclaimer of opinion. disclaimer पे दे देगा, अभी रिपोर्ट कराऊंगा, ठीक है, बताऊंगा रिपोर्ट के अंदर। तो दोनों बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहला, या तो लिमिटेशन इंपोज किया गया है तो आप रिक्वेस्ट करेगा कि आप इसको लिमिटेशंस को रिमूव करें, लिमिटेशन अगर रिमूव नहीं की जाती हैं देन ही विल फाइंड आउट द अल्टरनेटिव ऑप्शंस, एंड अगर उसके बाद भी उसको कोई सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल पाते हैं देन ही विल मॉडिफाइड हिज ओपिनियन। आल्सो इज डिफाइंड वेदर सच इंफॉर्मेशन इज मटेरियल और नॉन मटेरियल। इफ इट इज मटेरियल इंफॉर्मेशन देन ही विल मॉडिफाइड हिज ओपिनियन, एंड सपोज इफ इट इज नॉन, अगर नॉन मटेरियल है, नॉन मटेरियल इंफॉर्मेशन है तो उस केसेस में क्या करेगा वो, मॉडिफाइड ओपिनियन। और अगर मटेरियल है ये इंफॉर्मेशन जो कि अवेलेबल नहीं हुई है इस केस के अंदर, वो फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। क्लियर एकदम? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया तुम्हें ध्यान रखना होंगे, सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे, तुम्हारी ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखो, ऑडिटर शैल include a section with the heading auditor's responsibility. Auditor report shall state the responsible auditor is express opinion on the compliance with the applicable laws and maintain the records and based on audit. Auditor also state the audit was conducted in accordance with applicable standards. Also explain those standards require auditor compile with the statutory and regulatory requirements, plan and perform audit to obtain the reasonable assurance about the compliance with applicable laws and maintenance of records. ये उसकी जिम्मेदारी है। अब मैंने क्या कहा, याद रखना, यहां ऑडिटर की मेन जिम्मेदारी क्या है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। और ऑडिट स्टैंडर्ड्स जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, आईसीएस ने क्या बोला कंपनी सेक्रेटरीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 1 to 4 आपने फॉलो करना है,
ठीक है, प्लस साथ साथ जो ऑफकोर्स ये कैसे फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल लॉस, और क्या इंश्योर करेगा कि हाँ जी कंपनी जो है या तो वो कंप्लायंसेस कर रहा है एप्लीकेबल लॉस के साथ, या नहीं किया तो उसको डिफाइन करेगा, ठीक है, एंड ही विल ड्रॉ हिज ओपिनियन. Audit report shall also say, due to the inherent limitations of an audit, including internal or financial or operating control, there is an unavoidable risk that some misstatements or material non-compliances may not deducted. ये लास्ट में आपको बताना है, अभी रीड करवा रहा हूँ प्रैक्टिकली, याद रखिएगा. Format of opinion, so format of report, address to the appointing authority unless otherwise specified in the audit engagement letter. जी हाँ, किसको करेगा? अपॉइंटिंग अथॉरिटी को करेगा. मैं बता दूं लैंग्वेज ऑफ द कंपनी से क्या है, एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है. बट अगर किसी पर्टिकुलर लॉ में स्पेसिफिकली अदर से किसी को प्रिस्क्राइब किया गया है तो उसे किया जाएगा. The reports detail enough to serve the intended purpose where specific format are prescribed. Those formats, of course, will be followed. Any information cannot be appropriately. Of course, अगर लगता है रिपोर्ट में कोई डिटेल इंफॉर्मेशन जो आपकी रिपोर्ट में कवर नहीं कर सकते आप, तो फिर annexes ऐड करेंगे आप, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ annexes आप डालेंगे. सिग्नेचर ब्लॉक शेल मेंशन ऑफ कोर्स नेम ऑफ द ऑडिट फर्म है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका ऑडिटर का नेम है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर है, मेंबरशिप नंबर है. ऑफ कोर्स अगर आप एसोसिएट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज हैं या फेलो कंपनी सेक्रेटरीज हैं, वो सारा आपको बताना पड़ेगा उसके अंदर. आओ प्रैक्टिकली देखते हैं, ये रट्टा थोड़ा मारना है बैठ के. और फिर बता दूं ये फॉर्मेट जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिला है अब तक, NRK9 के व्हाट्सएप पर अपना रिक्वेस्ट भेज दो. ये फॉर्मेट जरूर पढ़ना, ठीक है, पढ़ना, रीड जरूर करना, ठीक है. ड्राफ्टिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग. आई होप सीखा होगा, नहीं सीखा है तो फिर भी इसे रीड जरूर करना, सिखाएंगे बाद में. अब देखो जैसे यहाँ हो, देखो यहाँ पर ये अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज ड्यूली constituted with the proper balance of the executive and non-executive directors, independent directors. The changes in the composition of board of directors that took place during the period under review were carried out in the compliance with the provision of the Act. Adequate notice is given to all directors to the schedule to the board meeting agenda, and detailed notes on the agenda was sent at least 7 days in advance, and the company exits for seeking and obtaining the further information, clarification on the agenda items before meeting and for meaningful participation at the meeting. अभी ये एग्जांपल देके बता रहे थे, ठीक है. And the adequate system and processes in the company commensurate with the size and the operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, regulations and guidelines, ठीक है. Now further, देखो जैसे यहाँ पे कह रहा है, कोई भी अगर किसी से अगर यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस लिए तो उसके बारे में डिटेल्स है. देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से, फिर बता दूं, वैसे तो मैंने जनरली सबको ऑलमोस्ट सेंड करवाया है, लेकिन किसी स्टूडेंट्स को नहीं पहला है. एक बार ये क्लास लेने के बाद में MR3 को रीड जरूर करना, बहुत ईजी हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है. इसलिए मिस मत करना उसको क्लास, इसको MR3 को जरूर रिसीव करना. भिजवा दिया है, कई स्टूडेंट्स को नहीं मिला होगा किसी को, तो ऑफकोर्स रिक्वेस्ट करो, रीड जरूर करना, और जिनको मिल चुका है वो रीड जरूर करें. ऑलराइट, और सुनो टेस्ट के लिए तैयार रहो. आज के स्केड्यूल आप लोगों के पास अवेलेबल है, और सिक्योरिटी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अपना टेस्ट प्रिपेयर रखिएगा. इसका टेस्ट मिस मत करना, अच्छा स्कोर करना है. ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर.